Hello friends, again welcome on our YouTube channel which is Team Beer Bull। तो लास्ट वीक हमने किसी वीडियो पे कोई डिस्कस नहीं करा। रीज़न ये था कि मार्केट में डेटा काफ़ी पेंडिंग थे, तो उसकी वजह से कोई मूव क्रिएट नहीं हो रहा था। जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था उसके अकॉर्डिंग बहुत हद तक चीज़ें हमें होती हुई दिख रही थी। तो मुझे ऐसी नेसेसिटी लगी नहीं कि उस पर कुछ कमेंट्री की ज़रूरत है। अब हम आगे देख लेते हैं। अगस्त का लास्ट वीक और सितंबर के इनिशियल 2 वीक्स, यानी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है। इसमें सितंबर हाफ तक फंडामेंटल चीज़ें कुछ कवर करेंगे हम, जो आगे मे बी इकोनॉमिक इवेंट जैसे आएंगे उसके अकॉर्डिंग मार्केट शेप हो सकता है। तो देख लेते हैं वन बाय वन कि फंडामेंटल क्या है। अगस्त लास्ट वीक की वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट जो हमने डिस्कस करा था वो वाले टाइम पे मार्केट 24,400-500 के पास था, और हमने ऐसा डिस्कस करा था कि 24,000 के पास में 200 डेज डेमा था, तो मार्केट वहाँ तक जाएगा और हमारे बाइंग ऑर्डर 24,000 के पास में प्लेस होने थे। लेकिन मार्केट ने ऐसा करा नहीं, मार्केट 24,500 से ही रिवर्स हो गया। लास्ट वीक में जैसा हमने देखा कि मार्केट जो है ये डाउन साइड की वेज से निकल के कुछ अपसाइड का मूव दे रहा था, लेकिन थर्सडे और फ्राइडे के दिन जितना भी इसने मूव लास्ट वीक में कैप्चर करा वो सारा का सारा नलफाई हो गया। अब आगे हमको ये देखना है कि मार्केट 200 डेज मूविंग एवरेज तक तो जा नहीं रहा, तो नया हमारा जो बाइंग ऑर्डर है वो कहाँ से हम प्लेस कर सकते हैं। फंडामेंटल के साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से डेटा लास्ट वीक और नेक्स्ट 2 और 3 वीक्स में मार्केट पे थोड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। लास्ट वीक का सबसे बड़ा जो न्यूज़ थी वो थी जीएसटी रिफॉर्म्स। अभी भी इसमें काफ़ी कुछ होना बाकी है, लेकिन 2017 जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है तब से टैक्स स्ट्रक्चर में, इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में काफ़ी बड़ा रिफॉर्म है ये। गवर्नमेंट जो है वो 4 स्लैब्स से 2 स्लैब में 5% और 18% में स्विच कर रही है, जिससे टैक्स फाइलिंग भी इजी होगी और बहुत हद तक जो लीकेज है वो भी काउंटर हो सकता है। तो एक ये इकोनॉमी के लिए निफ्टी, खासकर निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। सेकंड जो है, अगस्त में यूएस का जो टैरिफ इंडिया के अगेंस्ट अप्लाई होना है या हो चुका, उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने 100 डेज में कुछ बड़े पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं, या कोशिश करें कि 100 डेज में कुछ इकोनॉमी में बड़ा चेंजेस लाने के लिए गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। क्या हैं ये बड़े चेंजेस? जैसे जीएसटी रिफॉर्म्स हो गया, इनकम टैक्स में हो सकता है कि कुछ चेंजेस गवर्नमेंट कर दे। उसके बाद एक्सपोर्ट कुछ ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ हद तक डेंट लगेगा टैरिफ की वजह से। तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए पहले से पीएलआई जैसी स्कीमें तो चली रही थी, लेकिन और एक्सपोर्ट को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है। और इन डिसीजंस में चाइना, रशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, जो एनर्जी
और प्रोडक्ट के हिसाब से इंडिया के फेवर में है। ठीक है, तो ये अगस्त, सितंबर और अक्टूबर यानी दिवाली और नवंबर तक मार्केट को थोड़ा सा डाउनसाइड तो नहीं जाने देंगे, लेकिन अपसाइड के लिए पुश कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में बड़े चेंजेस के डिसीजंस यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं टैरिफ इम्पैक्ट। तो टैरिफ में भी 27 अगस्त से एडिशनल 25% का टैरिफ भी इंडिया पे इम्पोज की डेडलाइन है। तो ये वाले वीक में वो डेडलाइन हल्का सा मार्केट को नेगेटिवली पुश कर सकती है, लेकिन हम देखेंगे कि वो नेगेटिव पुश कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, जहां हम अपना बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। दूसरा, टैरिफ का इम्पैक्ट इंडिया पे, मतलब जैसा मेरे को पर्सनल लगता है कि थोड़ा सा जितना हम सोच रहे हैं उससे कम इम्पैक्टफुल होगा। रीज़न है उसका कि इंडिया ने 2008 और 1919 की क्राइसिस में जितना ग्लोबल मार्केट्स को इम्पैक्ट हुआ, इंडिया उससे कम अफेक्ट हुआ। रीज़न ये था कि इंडिया के पास अपना डोमेस्टिक मार्केट है, और इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट इमर्जिंग भी है और अपने आप में काफ़ी बड़ा है। एक और है इसमें कि इंडिया जो ओवरऑल ट्रेड करती है 85% वो डोमेस्टिक मार्केट के साथ ट्रेड उसके होते हैं, और 15% सिर्फ ग्लोबल ट्रेड में शेयर है उसका इंडियन पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग। तो ये टैरिफ से सिर्फ वो जो 15% का हिस्सा है वो लिमिटेड वे में अफेक्ट होगा, जिसको इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी हद तक काउंटर करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि यह हमारे लिए एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, क्योंकि नए तरीके से जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं वो लॉन्ग टर्म पे इंडिया के फेवर में होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ग्लोबल बेसिकली यूएस से इकोनॉमी का देख लेते हैं कि वहाँ क्या है। लास्ट वीक FOMC मीटिंग मिनट्स थे, तो इस मीटिंग मिनट्स में पॉलिसी डॉक्यूमेंट होते हैं। यहाँ जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसका डॉक्यूमेंट होता है। तो यहाँ थोड़ा सा इस बात की चिंता जताई गई थी कि जो टैरिफ हैं वो USA की इकोनॉमी में भी इन्फ्लेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए जो FOMC और पॉवेल हैं वो रेट कट के फेवर में नहीं दिख रहे थे। ठीक है, लेकिन लास्ट वीक जो जैक्सन होले सिंपोजियम हुआ उसमें पॉवेल की स्पीच में उसने क्लियर कर दिया है कि इन सारे पैरामीटर्स के बाद भी सितंबर की जो मीटिंग होगी उसमें एक रेट कट पॉसिबल है, और 2026 में कम से कम 3 रेट कट पॉसिबल हैं जो हो सकती हैं अगर चीज़ें इसी तरीके से रहें। तो ऐसा कुछ इनका मोटा मोटा था इसमें। ये थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैक्सन होले सिंपोजियम एक ईयरली सबसे बड़ा इकोनॉमिक इवेंट होता है जहां सेंट्रल बैंकर्स बैठते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं कि आगे इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो कैसा रह सकता है और ग्लोबल इकोनॉमी को और अच्छा बेटर करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। इस तरह का कुछ यहाँ डिस्कस होता है। तो जो भी कोई इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी या इस फील्ड में है ट्रेडिंग वाले में, उन्हें थोड़ा सा साल भर के लिए
इस मीटिंग्स में जो डिस्कस होते हैं उनको थोड़ा सा रीड करना चाहिए। एक ओवरव्यू मिलता है ईयरली कि असल में पॉलिसी ग्लोबल किस तरफ जा सकती हैं आगे। जो ये सितंबर से रिलेटेड डेटा है, हालांकि हम इसको अभी अगस्त के इसी वीक में डिस्कस कर रहे हैं। रीज़न है उसका कि मार्केट में अगर बड़े प्लेयर्स इन डेटा का वेट कर रहे होंगे तो मार्केट में एक चौकीनेस आ सकती है जो तकरीबन 2 और 3 वीक्स तक रहेगी। ठीक है, रीज़न है उसका ये डेटा और फ्राइडे की पोवेल की स्पीच। ठीक है, सितंबर के फर्स्ट वीक में एनएफपी नंबर और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन एनएफपी नंबर मेरे हिसाब से अंडर कंट्रोल आएगा, ऐसा ड्रास्टिक नहीं आ सकता। ठीक है, लास्ट मंथ भी हमने देखा था कि लगभग रेंज में ही था एनएफपी नंबर। सेकंड अनएम्प्लॉयमेंट नंबर वो भी इसी से रिलेटेड है, वो भी कहीं ना कहीं रेंज में ही आएगा। सेकंड वीक में हमको सीपीआई नंबर थोड़ा देखना है। ठीक है, सीपीआई नंबर लास्ट वाले मंथ में हल्का सा इंक्रीज़ आया था, लेकिन ये वाले मंथ में ये भी अंडर कंट्रोल आएगा। उसके बाद लास्ट है 16 और 17 सितंबर में एफओएमसी मीटिंग, जहाँ पॉसिबली रेट कट हो सकता है। ठीक है, ये फ्राइडे की पॉवेल की स्पीच में बहुत हद तक इस बात का इंडिकेशन था कि आगे सितंबर में रेट कट हो सकता है। ठीक है, अब हम निफ्टी के टेक्निकल चार्ट पे देख लेते हैं। फंडामेंटल के अकॉर्डिंग काफ़ी चीज़ें हमने सितंबर तक की डिस्कस कर ली हैं, जिनमें अगर इस पीरियड में कुछ चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीक्स में उनको उस हिसाब से डिस्कस कर लेंगे। अब निफ्टी के टेक्निकल चार्ट पे देख लेते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हमने अगस्त के फर्स्ट वीक में वीडियो में डिस्कस करा था, उसके अकॉर्डिंग हालांकि हमारा बाय ट्रेड नहीं गया, लेकिन उस डिस्कशन से हमें ये क्लियर था कि सेलिंग का ट्रेड तो नहीं लेना है और बाइंग की अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा हम सेफ साइड लेके चल रहे थे। लेकिन 25,500 से 24,300 का एसएल मार्क करके यहाँ से भी ट्रेड बनाई जा सकती थी। हालांकि इसका इंडिकेशन भी मैंने कुछ लिमिटेड वे में उस वीडियो में बताया था। जो कोई स्मार्ट तरीके से अगर चीज़ों को अडॉप्ट कर सकता है तो उसने 25,500 से ट्रेड मेरे हिसाब से बनाई होगी और तकरीबन 500-600 पॉइंट यहाँ कैप्चर करे होंगे। एक और चीज़ है, यहाँ जो वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये कुछ एडवांस स्किल्स हैं, क्योंकि हम इकोनॉमी के पैरामीटर्स को मार्केट से लिंक करने की कोशिश करते हैं, उसके इम्प्लीकेशन देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो बिगिनर्स के लिए नहीं है। अब लास्ट वीक में जो भी कोई मूव आया वो पूरा का पूरा नलफाई हो गया। ठीक है, हालांकि हम इस डाउन साइड की वजह से बाहर हो गए, तो नेक्स्ट वीक में हमको मंडे को हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए और मार्केट इस गैप को फिल करता हुआ 24,700, 24,800 या 24,600, मेरे हिसाब से 24,650 से 24,750 और 800 के बीच में कहीं पे भी मार्केट खुल सकता है और वहाँ से वो पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि ना हो, मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट कर दे पूरे वीक। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि ये जो वेज का अपर ट्रेंड लाइन थी इसके ऊपर मार्केट अगर सपोर्ट लेता है, जो रेंज हमने बताई है 24,650 से 24,750, 800, इस रेंज में अगर कहीं हमको मिलता है तो फिर हम 200-300 पॉइंट का एक एसएल मार्क करके यहाँ से बाय एंट्री डाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा हमें ये भी समझना चाहिए कि टेक्निकल एंड से
डाउ अपने हायर साइड पे है, यूएसए का मार्केट अपने हायर साइड पे है और हम अपने हायर साइड से 5% नीचे हैं, यानी कि निफ्टी में 5% का एक गैप बना हुआ है। ठीक है, इसको मार्केट बहुत तेज़ी से फिल करेगा, यानी कि अपसाइड का मूव बहुत तेज़ी से आएगा। ठीक है, विद इन 1 वीक और 2 वीक में ये कवर कर जाएगा, लेकिन ये 1 और 2 वीक कौन से वाले होंगे ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अपसाइड का मूव काफ़ी फास्ट आएगा। ठीक है, तो पहला तो सेल तो लेना नहीं है हमको, और बाई के लिए अपना सेफ साइड की कोई पोजीशन मिलती है तो वहाँ से हम बाय ऑर्डर लगाने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा डाउ का भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे मार्केट के क्लोज होने के बाद में जैक्सन होले स्पीच 7 बजे थी, उसके हिसाब से उस मार्केट में अच्छा मूव आया है। ठीक है, हालांकि फ्राइडे को हमारे मार्केट में लगभग 1% डाउन साइड का मूव आया, लेकिन वहाँ 2% अप साइड का मूव आया, यानी कि अगर मार्केट को सिंक होना था तो फ्राइडे को या तो कांस्टेंट मूव आता, नहीं तो फिर मंडे को ये सिंक होने की कोशिश करेगा कुछ हद तक। डाउ पे हम देख लेते हैं। तो इसमें मार्केट ने 44,500 पे एक सपोर्ट बनाने के बाद थर्सडे को बनाया था, उसके बाद ये अपसाइड के मूव आ गई। ठीक है, तकरीबन 2% का ये मूव है और इसने ब्रेकआउट कैंडल फॉर्म करी है यहाँ पे। तो यहाँ क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट जो है अपसाइड की रैली के लिए पूरा रेडी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इंडियन मार्केट पे भी अपसाइड के मूव बनाने के लिए थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट वाला वीक इंडियन निफ्टी के लिए थोड़ा सा अपसाइड वाइल्ड होना चाहिए। और इसके साथ थोड़ा डॉलर को और देख लेते हैं। डॉलर भी अपने ये जो डाउन साइड पे एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ अपसाइड के लिए थोड़ा सा सस्टेन है। ठीक है, हालांकि रीज़न वही था कि आगे नेक्स्ट मंथ में रेट कट हो सकती है, उसकी वजह से इसमें थोड़ा सा डाउन साइड का मूव आ गया। ठीक है, सेम रीज़न जो डाउ पे था, डाउ पे अपसाइड का मूव इसी वजह से आया क्योंकि डॉलर पे डाउन साइड का मूव बन गया था। इंडिया के लिए भी ये अच्छा है, जब थोड़ा सा डॉलर डाउन साइड के लिए जाता है तो यूएसडी आईएनआर ठीक तरीके से बिहेव करता है, ये कहीं ना कहीं मार्केट को अपसाइड के लिए पुश करता है। ठीक है, तो ये दोनों एंड से भी हम कह सकते हैं कि निफ्टी में अपसाइड का मूव नेक्स्ट वीक से बनना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज़ फ्रॉम माय साइड, अगेन थैंक यू।